बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमारी रिमेनिंग दो प्रॉपर्टीज़। ऑलरेडी जो हम प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं, मतलब कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास चार हैं, जिसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और दूसरी हमारे पास थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और बाकी रिमेनिंग जो हम स्टडी कर चुके हैं। अभी हम देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं सिर्फ नंबर ऑफ़ द सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, वेदर वो मोल्स में हो, मॉलिक्यूल्स हों, आयंस हों या मोल फ्रैक्शन हो सॉल्यूट पार्टिकल्स का, लेकिन वो उसकी नेचर पे उसका कोई इफ़ेक्ट ना हो। मतलब किसी फॉर एग्जाम्पल इसके हम ऐसे बात करते हैं कि किसी पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, जो कि माहौल में तब्दीली से तब्दील हो जाती हैं, लेकिन माहौल में क्या तब्दीली हुई है उससे उसका इफ़ेक्ट नहीं। फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं कि कोई एक पर्सनैलिटी है और वो जो है माहौल में तब्दीली से उसका मूड ख़राब हो जाता है, ठीक है, माहौल में तब्दीली से उसका मूड ख़राब हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि माहौल में तब्दीली से उसका मूड ख़राब हो जाता है, यानी कि वो डिपेंड करती है माहौल के अंदर होने वाली तब्दीली पे। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि म्यूज़िक बज रहा है तो उसका मूड ख़राब हुआ है, और अगर जो है स्टडी का इन्वायरमेंट है तो उसका मूड ख़राब है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेदर वो म्यूज़िक बज रहा है, रेदर वो स्टडी का इन्वायरमेंट हो गया है, रेदर वो हवा चल गई है, यानी जैसे ही तब्दीली आई तो उसका मूड ख़राब हो गया, ठीक है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तब्दीली क्या आई, ठीक है। मकसद कहने का ये है कि जो ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ किसी भी सोल्यूशन की, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं सोल्यूशन में तब्दीली आ जाती है अगर उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स में चेंज आ जाए। ये नहीं फ़र्क पड़ता कि जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो उसकी नेचर क्या थी। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि NaCl ऐड किया तो उसके मूड में तब्दीली आ गई, शुगर ऐड की तो उसके मूड में तब्दीली आ गई, एथेनॉल ऐड की, फॉर एग्जांपल एथेनॉल तो यही हम बात करेंगे, ग्लूकोज ऐड किया तो उसकी मूड में तब्दीली आ गई। मतलब ये है कि तब्दीली आई, रेदर आपने उसके अंदर सॉल्ट डाला, आपने ग्लूकोज डाला, आपने फ्रुक्टोज डाला, कुछ भी किया उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ गया है। ऐसे चार फैक्टर्स हैं हमारे पास डिफाइन किए गए, जिसके अंदर जब सॉल्यूट पार्टिकल्स में जो है वो उसके नंबर में सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर में चेंज आता है, तो चार ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉल्यूशन की जो कि चेंज हो जाती हैं, जिनको डिफाइन किया गया है प्रॉपरली, जिसके अंदर जब सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर चेंज होता है तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाता है, पढ़ चुके हैं हम, यानी कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है, उसकी रीज़न भी हमने देख ली थी। और जब सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर चेंज हो जाता है तो दूसरी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उस सॉल्यूशन का वो बढ़ जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, के जो फ्रीजिंग पॉइंट अगर उस सॉल्यूशन को फ्रीज किया जाएगा तो उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। और चौथी प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डिपेंड करती हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर के ऊपर, ना कि सॉल्यूट की नेचर के ऊपर। आई होप सो कि ये अब क्लियर हो गया है। अब हम देखेंगे जो इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, पहले तो हम ये देख लेंगे कि डिप्रेशन का मतलब है गिर जाना, कम हो जाना, ठीक है, डिप्रेस हो जाना फ्रीजिंग पॉइंट में। मतलब ये कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो पहले अगर फॉर एग्जांपल 100 था, तो जब हमने सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर चेंज किया तो उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिप्रेस हो जाएगा, लोअर डाउन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम पहले तो देख लेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। वो टेम्परेचर, कोई चीज़ फ्रीज क्यों होती है कि जब वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट में उस सॉल्यूशन का बात कहने का ये इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट के, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट,
ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इस कर्व को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये प्रीवियस ही कर्व है जो आप ऑलरेडी हमने इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में स्टडी किया था। इसको हमने थोड़ा सा मज़ीद जो है थोड़ी सी चीज़ें ऐड करके इसको इन्हांस किया है। वेपर प्रेशर इस साइड पे लिया और इस साइड पे हमने लिया टेम्परेचर। ठीक है, इन दो कर्व से आप वाकिफ़ हैं जो कि हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ी थी। ये हमने देखा था कि ये प्योर सॉल्वेंट की, ठीक है ना, प्योर सॉल्वेंट की, जब उसके अंदर सल्यूट ऐड नहीं किया था तो प्योर सॉल्वेंट की कर्व आई थी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते थे वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाता था। ठीक है, और ये जो कर्व थी, ये कर्व हमारे पास सोल्यूशन की थी कि जब हमने सल्यूट ऐड किया तो इन दोनों कर्व से हमें ये पता चला था कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये था, और जब सॉल्यूशन बन गया, मतलब सल्यूट ऐड करके उस सॉल्वेंट के अंदर हमने कर्व ऑब्टेन की, तो वो उसकी कर्व कुछ इस तरह से ऑब्टेन हुई जिससे हमें ये पता चलता है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा था और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था। और ये वही बात है जिसमें हमने कहा कि जो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हुआ है। ठीक है, अच्छा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर भी उसका कम हुआ है और की कर्व भी कम है, और टेम्परेचर जो है बॉइलिंग जो हो रही है उसकी होनी है वो भी प्योर सॉल्वेंट की ज़्यादा है और सोल्यूशन की जो है वो कम होगी। ठीक है, और हमने कहा था कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर जो है इस पॉइंट के ऊपर, इसको हमने टी नॉट एफ का नाम दिया था। टी नॉट एफ यानी कि ये वो पॉइंट था जिसके ऊपर प्योर सॉल्वेंट जो है वो बॉयल होना शुरू होता है, और ये हमारे पास वो कर्व थी जिसके ऊपर यहाँ पर ये वो कर्व थी, ये वो वेपर प्रेशर था और ये वो टेम्परेचर था जिसके ऊपर सोल्यूशन जो है वो बॉयल होना शुरू होता है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमने रखा था डेल्टा टी एफ, और डेल्टा टी एफ हमें क्या कहलाता था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक हो गया, तो अब हम इसी को थोड़ा सा हमने इन्हांस किया। ये जो हमारे पास कर्व है वो प्योर सॉल्वेंट की है और ये कर्व हमारे पास सोल्यूशन की है। अब हमने एक और कर्व ऑब्टेन की है, ये वाली कर्व, और ये वो कर्व है जो जिसको प्योर सॉल्वेंट यहाँ पर मैच करता है। इस वेपर प्रेशर पर, इस टेम्परेचर पर प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होता है। सॉलिड स्टेट का मतलब है कि किस चीज़ में, सॉलिड स्टेट का मतलब है कि उसमें आइस में ना, ठीक है ना। तो अच्छा, क्योंकि हमने कहा था कि वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड स्टेट बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड दिस फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर जो आपका सॉल्वेंट है वो फ्रीज हो रहा है, और ये वो पॉइंट है जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि है तो वो भी लिक्विड ही ना, नॉन वोलेटाइल की बात करें, विल बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये सोल्यूशन जो है वो फ्रीज हो रहा है। तो ये कर्व हमें ये बता रही है कि ये देखिए, अब ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास ग्रेटर है एज कंपेयर टू इस पॉइंट के। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो प्योर सॉल्वेंट है वो ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर फ्रीज होता है, इसके हिसाब से हम बात करेंगे। और जो ये है हमारे पास, ये वाला पॉइंट है, वो डिप्रेस हो गया, कम हो गया टेम्परेचर। तो ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर जो डिप्रेशन इन फ्रीज पॉइंट का कॉज किया जब सल्यूट के पार्टिकल्स को हमने सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर दिया। आई होप सो कि ये आपको समझ आ गई होगी। अब मैं वैसे दोबारा इसका बताती हूँ। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट हमें ऑब्टेन होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, यानी कि एक प्योर सॉल्वेंट है मेरे पास, फॉर एग्जांपल वाटर है, और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है फॉर एग्जांपल वो 0 है। ठीक है, 0 से कम है, -1 -2 है। लेकिन जब मैं उस सॉल्वेंट के अंदर कोई चीज़ ऐड कर देती हूँ, शुगर ऐड कर देती हूँ फॉर एग्जांपल, वो सोल्यूशन बन गया। अब वो सोल्यूशन वाला जो केस है वो ये वाला केस है। अब सोल्यूशन जब बन गया तो अब उसकी फ्रीजिंग वो -1 और 0 -1 -2 नहीं होगी, बल्कि वो डिप्रेस हो जाएगी। उसके अंदर हमने सल्यूट ऐड कर दिया है, तो अब जो है उसका डिप्रेशन हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट में, और मे भी वो जाकर -6 और -7 पे जाके फ्रीज हो। बस कहने का सिंपल मकसद ये है। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखें। अब हम इसकी
मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन के साथ, जैसे हम पहले एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में करते थे कि डेल्टा टी एफ क्या था कि फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज इन द टेम्परेचर फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट, या हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं। और ये जो है हमारे पास डेल्टा टी एफ, जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए तो हमें पता चला कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। और मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजीज के। ठीक है, तो इसका हमने जो है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए के एफ हमने इसका जो है कांस्टेंट रखा। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू है के एफ एम के, और ये जो है हमारे पास है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, और के एफ जो है सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है, ये आपको पता है। सॉल्वेंट डिपेंडेंट है, सॉल्वेंट डिपेंडेंट है, सॉल्वेंट डिपेंडेंट है, सॉल्वेंट के चेंज होने से इसकी ये चेंज हो जाएगा। डेल्टा टी एफ जो है वो हमारे पास डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, एम जो है मोलालिटी है। ठीक है, अगर डेल्टा टी एफ के हम इसके यूनिट्स निकालते हैं, के एफ के यूनिट्स निकालते हैं, तो के एफ को, क्योंकि हमने कहा कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है, इसके हमने यूनिट्स निकालने हैं, तो के एफ इज इक्वल टू होगा, इसको आप यहाँ पर ले जाएं, डेल्टा टी एफ डिवाइड बाय मोलालिटी। तो डेल्टा टी एफ यानी कि टेम्परेचर जो है वो केल्विन में लिया, और मोलालिटी जो है वो मोल्स पर केजी है, इस डेफिनेशन से ही हमें पता चल रहा है। तो केल्विन केजी पर मोल होगा। और के एफ क्या होता है, इसकी अगर हम डेफिनेशन करें, डिफाइन करने के लिए पूछ लिया जाए, तो डेफिनेशन इससे ही हमें इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि इट इज़ द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल जी, इट इज़ द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट या 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो इट इज़ अ depression in freezing point, it is a constant for the depression in the freezing point या molar depression constant when 1 mole of the non-volatile solute is dissolved in 1 kg of the solvent के। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डेल्टा टी एफ। अब हम इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि व्हाट अमाउंट ऑफ दी C2H5OH एज एज्यूम्ड एथेनॉल है, एज एज्यूम्ड इट्स नॉन वोलेटाइल, बिकॉज हम देख रहे हैं कि ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं, चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ जो हैं, नॉट क्वांटिटीज़, प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ये सारी नॉन वोलेटाइल जो है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पर जो है हमने बेस की हैं, है ना। तो अब यहाँ पर हमने, वैसे तो एथेनॉल जो है होता है, एथेनॉल जो है वो वोलेटाइल है, लेकिन हमें क्वेश्चन में लिख के उन्होंने दे दिया कि इसको एज्यूम कर लें कि नॉन वोलेटाइल है, बिकॉज हम इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के साथ इसको जो है वो अलाइन करना चाहते हैं। मस्ट बी डिजॉल्व इन 1 kg water so that it freeze at -2 डिग्री। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 0 डिग्री। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर 0 डिग्री है, और जो है जब हमने उसके अंदर C2H5OH जो है नॉन वोलेटाइल है वो उसके अंदर डिजॉल्व कर दिया 1 kg के अंदर, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ के -2 डिग्री हो गया, तो KF4H2 इन्होंने बता दिया। तो व्हाट अमाउंट ऑफ, उन्होंने पूछा कि अमाउंट कितनी C2H5OH की आपने ऐड की है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिप्रेस हो गया। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, सबसे पहले हम वो लिख लेंगे कि हमें रिक्वायर्ड क्या चीज़ है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाय एम। एम के अंदर इन्होंने पूछ लिया हमसे, एम आपको पता है मोलालिटी होती है, और मोलालिटी नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजीज होता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि नंबर ऑफ द मोल्स जो हैं ऑफ द सोल्यूट कितने हैं, तो हम उसको एक्स डिफाइन कर देते हैं। एक्स डिवाइडेड बाय ये जो हमारे पास है, ये इन्होंने दिया हुआ है हमें, आई थिंक सो 46 kg लिखा हुआ था कहीं पर, मास ऑफ द सॉल्वेंट, हाँ मास ऑफ द सॉल्वेंट ना, मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो हमारे पास वाटर है, एक मिनट रुके जरा, रुके, मास ऑफ द सॉल्वेंट 46, हमने व्हाट इज अमाउंट ऑफ द, अच्छा जी तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो मोलालिटी है नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ द मोल्स हमें नहीं पता, इसमें हमारे पास पहले हम देखेंगे कि सोल्यूट कौन है, एथेनॉल है, और नंबर ऑफ द मोल्स जो हैं हमने फाइंड आउट करने हैं, तो वो हम करते हैं कि नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ द एथेनॉल डिवाइडेड बाय जो है मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, तो x डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट जो है 46 बनता है, और मास ऑफ द सॉल्वेंट उन्होंने कहा है कि वो 1 kg है, सॉल्वेंट जो हमारे पास 1 kg है, तो डिवाइडेड बाय kg। ठीक है, तो यानी कि ये नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट है, इसका अलग से फॉर्मूला लगेगा, और मास ऑफ द सॉल्वेंट जो है वो आपने सिंपल kg में आना है। नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट के लिए हमने अमाउंट ऑफ द
सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सल्यूट आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। डेल्टा टी एफ इन्होंने हमें डिफरेंस, हमने डेल्टा टी एफ है 0 और ये हमारे पास -2 है। डेल्टा टी एफ आपको पता है, पिछली स्लाइड में हमने देखा है कि डेल्टा टी एफ जो है वो किसके इक्वल होता है। यहाँ पर देखें, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस ऑफ टी एफ के इक्वल होता है। सो दैट डिफरेंस इसके अंदर जो आएगा वो 2 का आएगा। के एफ जो है वो हमें इन्होंने वाटर के लिए बता दिया है 1.86 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, 1.86 लगाया, मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय ये वाला 46, ये वाला जो हमारे पास आ गया है 46 डॉट हम kg में ले आएंगे, kg में लाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, kg की जगह 1000 लिखा, तो अमाउंट ऑफ द एक्स जो हमारे पास आई वो अप्रॉक्सीमेटली 50 ग्राम्स आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए, मुश्किल कोई नहीं होती किसी भी न्यूमेरिकल में, उसको सिर्फ अंडरस्टैंड करना होता है कि उसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन एक साइड पे लिख लें, जो चीज़ रिक्वायर्ड है आपको वो एक साइड पे लिख लें, तो होपफुली आसानी से जो है वो सॉल्व हो जाता है। अगला जो है हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को देखने के से पहले हम देखेंगे कि डिफियन क्या होती है। डिफियन क्या होती है बेटा, कि नेट मूवमेंट ऑफ द एनी सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन अनटिल कंसंट्रेशन बिकम इक्वल ऑन बोथ साइड्स। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर कोई चीज़ डिफाइन नहीं की गई कि सोल्यूशन होगा कि सल्यूट होगा, बस कोई भी चीज़ है जिसकी डिफियन क्या है, डिफ्यूज़ हो जाना है किसी चीज़ का। बचपन में हम पढ़ते होते थे कि हमने जिस स्प्रे किया है परफ्यूम जो है कॉर्नर पर, वो पूरे रूम में कैसे फैल जाती है खुशबू, बिकॉज वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं, अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर भी यही बताया गया है कि ये एक सोल्यूशन है, नंबर 2 सोल्यूशन है, और इस सोल्यूशन के C1 की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू C2 के। तो C1 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का क्या मतलब है, मतलब उसके अंदर सल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है, और C2 की कंसंट्रेशन कम है, मतलब यह है कि वो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सल्यूट की अमाउंट कम है। इसका मतलब है कि यहाँ से सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा वाले एरिया से कम एरिया वाले की तरफ जाएगी, और इस जगह पर क्योंकि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो यहाँ से ये मूव करके इस तरफ जाएगा थ्रू अ मेम्ब्रेन। तो डिफियन है कि किसी भी जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो उसको हम डिफियन कहते हैं। अब डिफियन को लेके हम ऑस्मोसिस की तरफ मूव करेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस जो है एक स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ high water potential to a region of low water potential in the direction that tends to equalize the solute concentration on two sides. ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। डिफियन में इस चीज़ की कोई रुकावट इस चीज़ में नहीं थी कि सिर्फ सॉल्वेंट ने मूव करना है या सल्यूट ने मूव करना है। उसमें हमने ये कहा था कि कोई भी हायर कंसंट्रेशन से सब्सटेंस लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम ये कहते हैं कि सिर्फ जो है वाटर पोटेंशियल जो है वो रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हमने कहा कि सोल्यूशन 1 जो है C1 और सोल्यूशन 2 जो है वो C2 है, और सोल्यूशन 1 जो है वो हाईली कंसंट्रेटेड है, मतलब सल्यूट पार्टिकल्स उसके अंदर ज़्यादा हैं, और जो है सोल्यूशन 2 जो है वो लो कंसंट्रेटेड है, जिसके अंदर सल्यूट पार्टिकल्स कम हैं। तो यहाँ पर हमने कहा है कि सल्यूट पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, सिर्फ सॉल्वेंट मूव करेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के, और हमने कहा कि जो वाटर पोटेंशियल है वो मूव करेगा, तो ये सॉल्वेंट जो है वो मूव करेगा इस साइड पे। तो इसको हम कहते हैं जी ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि द नेट मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from solvent to solution can be stopped by applying some extra pressure over solution side to stop the process of the osmosis is called the osmotic pressure। तो ये हमारा वो प्रोसेस है जिसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है, इसके अंदर सल्यूट प्योर सल्यूट है, इसके अंदर सॉल्यूशन है, और आपको पता है हमने कहा कि सॉल्वेंट अपने वाटर पोटेंशियल जो है जहाँ पर हायर है वहाँ से लोअर की तरफ सल्यूशन है, तो इसका मतलब ये है कि सल्यूशन के अंदर सल्यूट की अमाउंट जो है वो कम होगी। तो यहाँ से सॉल्वेंट परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पर आना चाहिए। अब अगर हम यहाँ से पिस्टन अप्लाई करते हैं और इसको पुश डाउन करते हैं इस पिस्टन के थ्रू, तो इसको हमने रोकना है। अगर हम इसको रोक देते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये हमने ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो अप्लाई कर दिया है।
ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको हम पाई से डिनोट करते हैं, और पाई हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला कि पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी के, और मोलैलिटी आपको क्या पता है कि नंबर ऑफ द मोल ऑफ द सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स है। नंबर ऑफ द मोल्स एन डिवाइड बाय वी, और नंबर ऑफ द मोल्स के लिए आपको पता है कि मैस इन ग्राम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है। अच्छा, तो ये जो है हमारे पास पाई जो है, पाई, ठीक है, तो पाई जो है वो उसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने जो है उसको, हाँ एक बात मैं यहाँ पे बता रही थी कि पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलैलिटी के, और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, ठीक है। और इन दोनों को इक्वलाइज करने के लिए हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, और उसके लिए हमने आर कांस्टेंट लगा दिया। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अच्छा जी, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, मोलैलिटी हो गई, आर जो है वो सोल्यूशन कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू है 0.082 एटमॉस्फेयर पर मोल के, और टेम्परेचर इन केल्विन लेंगे। अच्छा जी, अब हम इसको एक बात प्रूफ करना चाह रहे हैं कि जो है ये वाली इक्वेशन जो है ये जो आर है वो गैस कांस्टेंट है, सेम लाइक, ठीक है। जैसे कि पाई जो होती है वो क्या चीज़ है, एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, तो पाई को हमने पी से चेंज कर दिया। अच्छा, उसके बाद है जो मोलैलिटी है वो किसकी इक्वल होती है, एन बाई वी के, एन बाई वी आ गया, आर वैसे ही आ गया, टी आ गया, और ये जो है वी उठा के हम इस साइड पे ले जाते हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी के इक्वल है। अगर आपको गैस इक्वेशन याद है तो ये वो इक्वेशन है। अच्छा, और पाई की जो वैल्यू पाई एटमॉस्फेरिक में होती है, और ये डिफरेंट टाइप के इसके बताए हमने कि पास्कल में इसकी वैल्यू इसकी इक्वल होती है, एन बाई एन टू के इक्वल होती है, और बार में इस तरह से लिखी जाती है। अब जो है इसके लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू 5% एडिशन टू कैन शुगर सोल्यूशन एट 15 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन लिखी है इसकी, एन बाई वी आपको पता है मोलैलिटी मल्टीप्लाई बाय आर टी के, और एन बाई वी के लिए हमने वेट बाय वॉल्यूम, सॉरी ये मैं यहाँ पर गलत कह गई, 5% वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, वेट बाय वॉल्यूम का मतलब ये है कि 5 ग्राम को 100 ml में डिसॉल्व किया है, ठीक है। ये जो है इसका मॉलिक्यूलर मास हमने 342 निकाल लिया, और ये केल्विन में हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। एन आपको पता है कि जो मास होता है 5 ग्राम डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास 342, और वॉल्यूम इन लीटर्स है तो 100 इन्होंने यहाँ पर कहा था, तो हमने उसको डिवाइड बाय 1000 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 0.08 बाकी वैल्यूज़ लगा के ये हमारे पास इसका आंसर आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर का, ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि 200 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ aqueous solution contains 1.26 of A polymer, a polymer. The osmotic pressure of this solution is 2.1 at 300 Kelvin. Calculate the molar mass of the polymer. ठीक है, मोलर मैस हमने फाइंड आउट करना है। पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे, पाई इज इक्वल टू है एम आर टी के, पाई की वैल्यू उन्होंने दी हुई है हमें 2.6 × 10⁻³ के, मोलैलिटी जो है एन बाई वी के इक्वल होती है, आर टी वैसे लगा दिया। तो मोलर मैस उन्होंने कहा है हमें कि हमने फाइंड आउट करना है, क्या बोला उन्होंने हमें कि कैलकुलेट द मोलर मैस ऑफ द पॉलीमर। अच्छा, तो जो है ये हमें इन्होंने दे दी है ग्रामेज में, इसकी जो सल्यूट की वैल्यू है 1.26 डिवाइडेड बाय, हमें वॉल्यूम नहीं पता, एक्स लगाया हमने, और 200 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास जो बाकी आर की और टी की वैल्यू है, और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो इसका मोलर मैस आएगा, ये भी हम वैल्यू जो इसकी पुट करेंगे, तो मोलर मैस की जो हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आती है, एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 60,000 ग्राम पर मोल के, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपसे पाई पूछा जाए, ज़रूरी नहीं कि आपसे एम पूछा जाए, मोलैलिटी पूछी जाए, मोलैलिटी में आपसे मोलर मैस पूछा जा सकता है, जैसे कि हमने पिछले जो एक क्वेश्चन किया था, वो इसमें हमने किया था, इसमें नहीं, ऑस्मोटिक में नहीं, इसमें जैसे हमने किया था कि एक्स की वैल्यू पूछ ली थी, यहाँ पर भी इन्होंने हमें कहा था कि अमाउंट हमने ग्रामेज में इसकी फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पर हमने ग्रामेज में उसकी एथेनॉल की फाइंड आउट करनी थी वैल्यू, और यहाँ पर जो हमने मोलर मैस जो है वो कैलकुलेट करना था पॉलीमर का, बिकॉज पॉलीमर का मोलर मैस हमें नहीं पता होता, बिकॉज ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसका स्पेशल एक फार्मूला होता है, उसके थ्रू हम उसका मोलर मैस निकालते हैं। तो इसमें उन्होंने हमसे इस पॉलीमर का मोलर मैस पूछा था, तो हमें मोलर मैस हमने कैसे निकालना था कि नंबर ऑफ
नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है ना जो n की वैल्यू होती है, ये वॉल्यूम की बात नहीं करी, जो n होता है हमारे पास नंबर ऑफ द सल्यूट पार्टिकल्स। इसके लिए हमने यहाँ पर शायद फार्मूला भी आपको बताया, नंबर ऑफ द सल्यूट पार्टिकल्स हैं जो है, और उसको हमने कहा था कि वो नंबर ऑफ द सल्यूट पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय इन जो है वो डिवाइडेड बाय द मोलर मास है ना, तो वो हमने यहाँ पर पुट किया है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अब तक के लिए इतना ही आज के लिए, अल्लाह हाफिज़।